गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज के मॉक टेस्ट में स्वागत और अभिनंदन है। फटाफट आप सभी लोग मॉक टेस्ट में जुड़िए भाई, जल्द से जल्द जुड़िए आप लोग, जल्दी जल्दी जुड़िए जिससे क्लास प्रारंभ किया जा सके। अभी तक केवल एक लोग जुड़े हुए हैं भाई। सीमा, कैसी चल रही तैयारी आपकी? तैयारी कैसी चल रही है? जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, ओके। तो हर बार की तरह जो है कि आज आज का जो मॉक टेस्ट है वो है संगीत के सभी जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स से क्वेश्चन लिए गए हैं और ये इस तरीके का पहला टेस्ट होगा और इस टेस्ट के अंतर्गत आपको 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं और हर प्रश्न पर 15 सेकंड के अंतर्गत आप सभी लोग जवाब देंगे अपना और फिर हम उसका आंसर जो है कि आप लोगों को बताते चलेंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के मॉक टेस्ट का। जो हमारे संगीत के जो आपके बीपीएससी और बिहार स्टेट में जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो उनका सिलेबस है उसके आधार पर जो है कि ये 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट बनाया गया है। इसको आप सभी को मॉक टेस्ट देना है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूं। पहला प्रश्न है, संगीत कहा जाता है किसे? गायन, वादन, नृत्य, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपको प्रश्न आपके सामने है कि संगीत आखिर किसे कहते हैं, वो आपको बताना है। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। डी इज राइट आंसर, वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, उपरोक्त सभी। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो तीनों है गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समूह के, इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। संगीत कहते हैं, जिसमें आपका सबसे प्रमुख कौन सा माना जाता है? सबसे मुख्य क्या माना जाता है? चलिए बताइए, इसमें सबसे प्रमुख क्या माना जाता है? इसमें जो सबसे मुख्य माना जाता है वो आपका गायन माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? गायन। ये जो है आपका सबसे प्रमुख माना जाता है। ठीक है, सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद आपका वादन आ जाता है, उसके बाद जो है कि नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कितने ग्रामों से मूर्छना कहा है? आपको यह बताना है कि भारत ने जो है कितने ग्रामों से मूर्छना जो है कहते हैं। चलिए, बोलिए भाई, भारत ने कितने ग्रामों से मूर्छना कहते हैं, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का वेरी गुड, बहुत अच्छे सीमा, बहुत अच्छे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका दो, बी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं, भारत ने ग्राम ग्राम कितने कहे हैं? अगर हम ग्राम की बात करें, भारत ने 2 ग्राम कहे हैं। कितने? 2 ग्राम। कौन कौन से? पहला जो ग्राम है सड़ज ग्राम और दूसरा जो ग्राम है
वो मध्यम ग्राम है। ठीक है, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, इन दोनों ग्रामों से प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छना, कितने 7 मूर्छना कहे हैं भरत ने। ठीक है, ये 2 ग्राम कहते हैं, इन दोनों ग्रामों में षडज और मध्यम ग्राम जो है उसके प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं जो है भरत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, संगीत मकरंद के लेखक कौन है? ये आपको बताना है, जिसका समय प्रारंभ हो चुका है अब। चलिए बताइए कि संगीत मकरंद के लेखक कौन है, फटाफट बताइए। देखिए इस प्रश्न समय समाप्त। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका सी इज राइट आंसर, नारद। नारद जो है कि संगीत मकरंद। दत्तिल का कौन सा ग्रंथ है? दत्तिल का जो है वो है दत्तिलम। कोहल का कोहलम। नारद का संगीत मकरंद के अतिरिक्त और कौन सा है? नारदीय शिक्षा भी इनका है। नारदीय शिक्षा। अहोबल का है संगीत पारिजात। संगीत पारिजात। ठीक है, और इस ग्रंथ का लेखन कार्य जो हुआ था, कुछ लोग जो है कि 9वीं शताब्दी और कुछ लोग 8वीं शताब्दी भी मानते हैं। 8 से 10 शताब्दी के मध्य माना जाता है, ऐसे लिखिए 8वीं से 10वीं शताब्दी। 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ठीक है, मध्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 पे चलिए, 4 पे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए बताइए, ध्रुपद गायन शैली के संगत किस वाद्य पर होता है? आपको यह बताना है कि ध्रुपद गायन शैली है उसका संगत जो है किस वाद्य पर किया जाता है। चलिए फटाफट आप लोग बोलिए भाई। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका बी इज राइट आंसर, पखावज। पखावज पर जो है कि ध्रुपद गायन शैली का संगत किया जाता है। और ये दोनों वाद्य, ठीक है, अवनद वर्ग के हैं। घटम को दोनों में कभी कभी जो है कि इसको घन वाद्य के अंतर, कभी कभी इसको जो है कि अवनद और कभी घन के अंतर्गत कर देते हैं घटम को। ठीक है, और ये तबला, पखावज और घटम, ये आप ये कह सकते हैं कि तीनों अवनद वर्ग का है, क्योंकि घटम पर भी चमड़ा मढ़ा जाए। जब चमड़ा न मढ़ा जाए, जब उसको केवल ऊपर हाथ रख के जाए, तो कभी कभी कुछ विद्वान इसको घटम को घन वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, कुछ इसको जो है कि अवनद वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तबला जो है ये ऊर्ध्वमुखी वाद्य है। ऊर्ध्वमुखी वाद्य है, और इसको जो है एक नाम से और पुकारा जाता है जोड़ी वाद्य। जोड़ी वाद्य भी कहते हैं इसे, जोड़ी वाद्य। जोड़ी वाद्य कहां कहा जाता है? पंजाब में। जोड़ी वाद्य का जो स्वरूप मिलता है वो कहां मिलता है भाई? पंजाब में कहा जाता है। और पखावज जो है आपका, पखावज ये द्विमुखी वाद्य है। द्विमुखी वाद्य है। और प्राचीन काल का जो आंकिक वाद्य था, कौन सा? आंकिक वाद्य का परिवर्तित रूप आज का जो है पखावज है। ठीक है, घटम जो है वो किसका बनता है? मिट्टी का।
मिट्टी का बना हुआ होता है। घटम जो है मिट्टी का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा, भातखंडे के कौन सा तीव्र बनता है? सागा मनी, इनमें से कौन सा स्वर जो है भातखंडे जी का जो तीव्र स्वर के रूप में जाना जाता है? चलिए बताएं आप लोग, फटाफट आप सभी लोग बताइए। कि बहुत सही, वेरी गुड, सभी का सवाल जवाब सही है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका सी, मध्यम। मध्यम स्वर जो है यही भातखंडे का ऐसा स्वर है जिसे जो है एक मिनट सीमा, सीमा एक मिनट। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप लोग कि भातखंडे के कौन सा स्वर जो है तीव्र बनता है, ये आपको बताना है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका सी इज राइट आंसर, मध्यम। मध्यम क्या बनता है? यही तीव्र बनता है। भातखंडे ने कितने स्वर माने हैं? भातखंडे ने स्वर कितने माने हैं ये आपको बताना है। चलिए, स्वर जो टोटल 12 स्वर माने हैं, इसमें से आपके शुद्ध स्वर कितने हैं? शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वरों की संख्या 7 और विकृत स्वरों की संख्या, विकृत स्वर जो है 5, 5 विकृत और 7 जो है शुद्ध स्वर माने गए हैं। ठीक है, 7 शुद्ध और 5 विकृत। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। संगीत के किस ग्रंथ में ग्राम का उल्लेख प्राप्त होता है? वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें जो है कि ग्राम का उल्लेख मिलता है? चलिए फटाफट बताइए। नाट्यशास्त्र, बृहददेशी, संगीत रत्नाकर, उपरोक्त सभी, वो कौन सा ग्रंथ है? चलिए बोलिए भाई। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, उपरोक्त सभी। इन सभी के राइटर्स कौन से हैं? देखिए नाट्यशास्त्र, भरतकृत नाट्यशास्त्र में जो है आपका क्या मिलता है? ग्राम का उल्लेख। मतंगकृत बृहददेशी में भी जो है आपका ग्राम का उल्लेख मिलता है। शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में भी,
में भी आपके ग्राम का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अचल स्वर को चुनिए, कौन सा अचल स्वर है आपको ये बताना है। चलिए बताइए अचल स्वर कौन सा है इसमें से। प म गध है। चलिए बताइए निम्न में से अचल स्वर को चुनिए, कौन सा अचल स्वर है आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है आपका ए इज राइट आंसर, पंचम। अचल स्वर आपके कितने होते हैं भाई, ये जो अचल स्वर है ये कितने होते हैं, दो होता है। कौन कौन सा, एक होता है षडज और एक होता है पंचम। तो और चल स्वर, चल और अचल दो प्रकार के स्वर होते हैं। बाकी शेष ये तीनों स्वर जो है ये कौन से स्वर हैं, ये आपके चल स्वर हैं। ठीक है, और भी चल, इन तीन के अतिरिक्त भी दो और स्वर हैं आपका, कौन सा, ऋषभ और निषाद। गांधार, ऋषभ, मध्यम, धैवत और निषाद, ये 5 स्वर जो होते हैं आपके चल स्वर होते हैं और 2 अचल स्वर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय का क्या नाम है। चलिए बताइए संगीत रत्नाकर का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम क्या है, रागाध्याय, तालाध्याय, स्वराध्याय, कौन सा है, प्रबंधाध्याय, बताइए फटाफट आप लोग बताइए भाई। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका सी इज राइट आंसर, स्वराध्याय। ठीक है, क्या है, स्वराध्याय। रागाध्याय कौन सा है, दूसरा अध्याय है। तालाध्याय कौन सा है, 5वां है। और प्रबंधाध्याय कौन सा है, वो आपका चौथा अध्याय है। रागाध्याय में 264 रागों का वर्णन, 264 रागों का वर्णन कितने भागों में किया गया है, 10 विधियों के द्वारा, 10 विधि के द्वारा बांटा गया है। इसीलिए इसको कहा गया है 10 विध राग वर्गीकरण। और ताला अध्याय में कुल 125 तालों का अध्ययन है, कुल 125 तालों का वर्णन है। ठीक है, और इसमें से जो है 5 मार्गी ताल है और 120 जो है देसी ताल है। अगर देखा जाए तो संगीत रत्नाकर जो आपका ग्रंथ है, यह ग्रंथ जो है लेखक कब लिखा गया था, 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी का यह ग्रंथ है। और किसके द्वारा लिखा गया था, शारंग देव द्वारा। और अगर हम ये 4 अध्याय हैं, अध्यायों की, कुल अध्यायों की बात की जाए तो कुल अध्याय इसमें होते हैं 7, कुल अध्याय 7 होते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, विकृत स्वरों की संख्या होती है, कितने विकृत स्वर होते हैं ये आपको बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि विकृत स्वरों की संख्या होती है 4, 5, 6, 3, फटाफट आप लोग बताइए विकृत स्वर। और आपको यह भी बताना है कि विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं, विकृत स्वर के प्रकार यह भी बताना है कितने प्रकार का विकृत स्वर होता है। इसमें इसका राइट आंसर देख लीजिए, जो इसका राइट आंसर है वो है बी इज राइट आंसर। विकृत स्वरों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। अब प्रकार की बात करें तो विकृत स्वर जो है कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है कोमल और दूसरा होता है तीव्र। कोमल स्वरों की संख्या जो होती है वो 4 होती है और तीव्र स्वरों की संख्या 1 होती है। कोमल स्वर कौन कौन से 4 होते हैं देख लीजिए, रे, ग, ध और नी, ये 4 कोमल स्वर होते हैं और एक ही तीव्र होता है जो आपका मध्यम होता है। ठीक है, विकृत स्वर 2 प्रकार का, कोमल और तीव्र। कोमल स्वरों की संख्या 4 और विकृत तीव्र स्वरों की संख्या 1। तो रेगा ध्वनि जो है कि कोमल हो जाता है और म जो है कि तीव्र हो जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10,
कोमल स्वर का चिन्ह है, कौन सा चिन्ह जो है कोमल स्वर को प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। आपके सामने चिन्ह दिए गए हैं, चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि कोमल स्वर का कौन सा चिन्ह है। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका बी। कोमल स्वरों को जो है स्वर के नीचे बेड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। कोमल स्वर मतलब आप लिख सकते हैं स्वर के नीचे लेटी पाई, लेटी पाई का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ऋषभ, गांधार, धैवत, निषाद, ये आपके कोमल स्वर हो जाते हैं, ठीक है। और ये चिन्ह जो होता है इसे विभाग इंडिकेट किया जाता है। क्या इंडिकेट करते हैं? विभाग को दर्शाया जाता है, विभाग को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट अगला है तराना में होता है, क्या होता है? निरर्थक बोल, तबला पखावज के बोल, अति द्रुत लय में, उपरोक्त सभी, जिसका समय प्रारंभ हो चुका है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, तराना में जो है आपका ये सभी होते हैं। तराना में उपरोक्त डी, ये सारी चीजें तराने में होती हैं। निरर्थक बोल का भी प्रयोग होता है, कभी कभी जो कि तबला और पखावज के बोलों का भी प्रयोग होता है, और तराना जो है अति द्रुत लय में गाया जाता है। तराना जो है क्या है? एक तराना एक गायन शैली है, गायन शैली है तराना, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वृंदावनी सारंग किस थाट का राग है? आपको ये बताना है। बिलावल, खमाज, काफी, तोड़ी, जिसका समय प्रारंभ होता है अब। चलिए बताइए वृंदावनी सारंग जो है वो किस थाट का राग है? समय समाप्त। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका काफी, सी इज राइट आंसर। काफी थाट का राग है। और ये सभी, ये सारे राग क्या हैं? अगर ये राग आश्रय राग है, एक तो ये पहला आश्रय राग है। चलिए वृंदावनी सारंग जो है, ये जो राग है इसका वादी स्वर क्या है और संवादी स्वर क्या है? वादी और संवादी बताना है वृंदावनी सारंग का। चलिए बोलिए भाई, फटाफट बोलिए आप लोग। वादी रे और संवादी पंचम, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका जो वादी स्वर है वो है आपका ऋषभ, और इसका पंचम संवादी स्वर है। और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में आप लोग? चलिए और कुछ बताइए वृंदावनी सारंग के बारे में। इसकी जाति, इसकी जाति होती बताएंगे आप लोग? गायन समय, वेरी गुड। इसकी जो जाति है, जाति क्या है? अवड़व। और गायन समय क्या है इसका? दिन का सेकंड प्रहर, ठीक है, दिन का सेकंड प्रहर इसका गायन समय है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राग बिहाग
किस थाट का राग है आपको ये बताना है। बिहाग जो है किस थाट का राग है, चलिए फटाफट बताइए। बिहाग आपको बताना है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिलावल। और ये सभी जो है क्या है भाई, आश्रय राग हैं। आश्रय राग हैं। चलिए बिहाग कब गाया जाता है? बिहाग का गायन समय बता चुका हूं, ये अभी पीछे जब राग पर मॉक टेस्ट करा रहा था तो आप बताया था। गायन समय बताइए, बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। गायन समय क्या है? और वादी संवादी, वादी संवादी, और इसका इसका जाति बताइए। ठीक है, गायन समय क्या है? रात्रि का फर्स्ट प्रहर। वादी संवादी जो है गांधार और निषाद। जाति इसका क्या है भाई? जाति इस राग का अवरो संपूर्ण। अवरो संपूर्ण, अगर अवरो है तो इसमें कौन सा आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? आरोह में आपका रेधा वर्जित है। कौन सा? रेधा स्वर वर्जित है। ठीक है, रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाने वाला राग है और आरोह में रेधा स्वर जो है वर्जित होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जौनपुरी राग का वादी स्वर क्या है? समय प्रारंभ होता है। ये सारे राग हम आपको करा चुके हैं, फटाफट आप लोग बताइए। राग जौनपुरी का वादी स्वर क्या है? और इसका जो है थाट बताइए। थाट वादी स्वर आप इसका धैवत है। ठीक है, धैवत वादी है और गांधार जो है ये आपका संवादी है इसका। चलिए थाट जाति, इस राग की जाति क्या है? शारव संपूर्ण इसका जाति है। और थाट आशावरी। ठीक है, शारव है तो इसमें वर्जित स्वर कौन सा है भाई? जौनपुरी में वर्जित स्वर आरोह में, आरोह में जो है गांधार वर्जित है। आरोह में गांधार वर्जित है। और इसका गायन समय क्या है? दिन का सेकंड प्रहर। दिन का सेकंड प्रहर जो है कि इसका गायन समय है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राग आशावरी की जाति क्या है? राग आशावरी किस जाति का राग है आपको यह बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि राग जो आशावरी है वो किस जाति का राग है। चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका अवड़ो संपूर्ण। अवड़ो संपूर्ण ये एक तो आपका जो राग आशावरी है यह आश्रय राग है, क्योंकि इसका थाट भी आशावरी है। जाति अवड़ो संपूर्ण है तो इसके जो आपका स्वर है, ठीक है, अवड़ो में, अवड़ो अर्थात आरोह में,
आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? आरोह में आशावरी के गनी वर्जित है, गनी। इसका वादी स्वर क्या है भाई? आशावरी का वादी स्वर क्या है? धैवत। और संवादी स्वर क्या है? गांधार। गायन समय क्या है इसका? कब गाया जाता है आशावरी राग? आशावरी राग जो गाया जाता है वो दिन के सेकंड प्रहर में, दिन का सेकंड प्रहर, दिन के सेकंड प्रहर में यह गाया जाता है। इसका संप्रकृति राग क्या है? संप्रकृति राग, इसका संप्रकृति राग जो है जौनपुरी है, ठीक है। और जौनपुरी का संप्रकृति राग आशावरी है। और इस राग में जो आपका ये आशावरी है, कोमल स्वर कौन कौन से हैं? कोमल स्वर कौन कौन से कोमल स्वर हैं? गधनी, इसमें जो है गधनी कोमल लगता है, ठीक है। आप क्लियर? एनी डाउट किसी को? एक चीज और देख लीजिए, संपूर्ण साड़ों का मतलब होता है आरोह में 6 स्वर, अवरोह संपूर्ण साड़ों आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर। अवरोह संपूर्ण का मतलब होता है आरोह में 5 स्वरों का प्रयोग हो और अवरोह में जो है कि 7 स्वरों का। साड़ों संपूर्ण का मतलब होता है आरोह में 6 स्वरों का प्रयोग और अवरोह में 7 स्वरों का। और अवरोह अवरोह का मतलब होता है आरोह अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंडोल किस थाट का राग है? आपको यह बताना है। हिंडोल, हिंडोल का थाट कौन सा है आपको यह बताना है। चलिए, भैरवी, तोड़ी, कल्याण और जौनपुरी। चलिए देखिए, इसका जो थाट है, क्या पूछ रहा है? हिंडोल का थाट पूछा जा रहा है। तो थाट कौन सा है भाई? थाट इसका कल्याण है, ठीक है। भैरवी, तोड़ी और कल्याण ये तीनों जो है आपके आश्रय राग हैं। क्या है? आश्रय राग। और जौनपुरी जो है ये आशावरी थाट का राग है। किसका? आशावरी थाट का राग है, ठीक है। भैरवी भैरवी थाट का राग है, तोड़ी तोड़ी का है, कल्याण कल्याण का। चलिए जरा हिंडोल के बारे में बताइए हमको कुछ। हिंडोल का वादी स्वर क्या है? वादी, संवादी, जाति। चलिए, वादी, संवादी और जाति क्या है? देखिए, हिंडोल का जो वादी स्वर है वो धैवत है और संवादी गांधार है। और इसका जाति जो है हिंडोल का औड़व जाति का राग है। और इसमें वर्जित स्वर कौन से हैं भाई? जब औड़व है तो वर्जित स्वर जरूर होगा। तो वर्जित स्वर जो है वो ऋषभ और पंचम है, ये पूर्ण रूप से वर्जित स्वर है। और इसका समय क्या है? गायन समय क्या है हिंडोल का? हिंडोल का गायन समय दिन का प्रथम प्रहर, दिन का फर्स्ट प्रहर, दिन के फर्स्ट प्रहर में ये राग जो है गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 17। छाया नट का वादी स्वर है, कौन सा छाया नट का वादी स्वर है आपका? ऋषभ, पंचम, दैवत, निषाद। चलिए, और आपको इसके साथ साथ ये भी बताना है कि यह किस थाट का राग है। छाया नट जो है इसका थाट क्या है? वादी बता रहे हैं तो संवादी भी बताइएगा। जाति क्या है इसकी? समय क्या है इसका, इस राग का गायन समय? चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, गुड मॉर्निंग कविता, इसका राइट आंसर है आपका कि छाया नट का वादी स्वर जो है आपका ऋषभ है, ठीक है। क्या है? ऋषभ। और इसका संवादी क्या है? संवादी इसका पंचम है, ठीक है। और छाया नट जो होता है वो कल्याण थाट का राग है। किसका भाई? कल्याण का। और जाति इसका क्या है? संपूर्ण है। और गायन समय क्या है? छाया नट का गायन समय, गायन समय क्या है? नाइट का
रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का फर्स्ट प्रहर, प्रहर में गाया जाता है, ठीक है। और छायानट का संप्रकृत राग क्या है? संप्रकृति राग हमीर और केदार, हमीर और केदार, ठीक है, ये संप्रकृति राग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से संपूर्ण जाति का राग कौन सा है? आपको ये बताना है। संपूर्ण जाति का राग आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा संपूर्ण जाति का राग है। पूरी, छायानट, हमीर, पूरिया, कल्याण, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी, वेरी गुड, इसका सभी राइट है, ठीक है, उपरोक्त सभी। अच्छा, इसमें से ये चलिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए कि हमीर किस ठाट का है और कल्याण, ये दोनों आपने बता दिया है, कल्याण का है। और पूरिया कल्याण किसका है? चलिए, पूरिया कल्याण आपको बताना है कमेंट में कि पूरिया कल्याण किस राग का, किस ठाट का राग है। पूरिया कल्याण, चलिए चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पटदीप का गायन समय क्या है? समय प्रारंभ होता है, पटदीप का गायन समय क्या है भाई? बताइए फटाफट आप लोग। पटदीप का गायन समय क्या है? चलिए देखिए, इसका जो गायन समय है वो आपका दिन का चतुर्थ प्रहर है। पटदीप का दिन का फोर्थ प्रहर। और पटदीप किस ठाट का राग है? ठाट बताइए। पटदीप जो है काफी ठाट का राग है, ठीक है। वादी स्वर क्या है? संवादी क्या है? जाति क्या है इस राग का? देखिए, इसका वादी जो है पंचम और संवादी षडज होता है, और इसका अवरव संपूर्ण जाति होती है। क्या होता है? अवरव संपूर्ण, ठीक है। अवरव, इस आरोह में वर्जित स्वर, आरोह में वर्जित स्वर कौन सा है? रेधा वर्जित है, ठीक है। दिन का चतुर्थ प्रहर में गाया जाने वाला ये राग है, रेधा वर्जित होता है, अवरव संपूर्ण होता है। इसका संप्रकृति राग क्या है? ये संप्रकृति राग, संप्रकृत राग भीम पलासी, संप्रकृत राग इसका भीम पलासी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राग बागेश्वरी का थाट क्या है? राग बागेश्वरी किस थाट का राग है, आपको यह बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन है आज का। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका काफी। राग बागेश्वरी का जो थाट है वो काफी है। ये सभी जो है, देशकार किसका है? बिलावल का। कल्याण, कल्याण थाट का राग है। काफी, काफी थाट का राग है। तोड़ी, तोड़ी थाट का राग है, ठीक है। बागेश्वरी का जो है वादी स्वर क्या है? वादी और संवादी बताइए।
वादी संवादी, वादी जो है कि मध्यम है और संवादी जो है कि षडज है। और इसका समय ये जो है कि मध्य रात्रि में गाया जाता है। कब? मध्य रात्रि, गायन समय मध्य रात्रि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राग ध्यान चित्रों की कितनी शैलियां प्रचार में हैं? आपको बताना है राग ध्यान चित्रों की कितनी शैलियां, 3 4 5 6। चलिए बताइए, चलिए फटाफट बताइए। अभी 29 क्वेश्चन कराना है हमें, अभी आधे पे भी नहीं पहुंचे हैं। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 4। राग ध्यान की जो है भारत में जो है कि राग ध्यान चित्रों की 4 शैलियां प्रचलित हैं। नेक्स्ट, जिस स्वर पर गीत समाप्त हो उसे कहते हैं अंश, अपन्यास, न्यास, ग्रह, जिसका समय प्रारंभ होता है अब। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जिस स्वर पर गीत समाप्त होता है उसको आप क्या कहते हो? अंश स्वर, अपन्यास, न्यास, ग्रह। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका न्यास। ठीक है। अंश स्वर की संख्या कितनी होती है? 63, अपन्यास 56, न्यास 21, ग्रह 56, इतनी होती है। सॉरी, ग्रह जो है कि 63 है। ये सभी का संबंध किससे है? जाति गायन से। जाति गायन, गायन से संबंधित है। ठीक है, जाति गायन से संबंधित है ये अंश, अपन्यास, न्यास और ग्रह। और ग्रह देखिए दो प्रकार, दो जगहों पे होता है। एक तो आपका ग्रह जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? वो जाति गायन से। एक है ताल के 10 प्राण से, ताल के 10 प्राण से संबंधित है। ठीक है, ताल के 10 प्राण से संबंधित है आपका ग्रह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गांधार ग्राम की पहली मूर्छना का स्वर है, कौन सा स्वर है गांधार ग्राम की पहली मूर्छना का? गद है, पानी? चलिए बताएं। चलिए बताइए। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका डी इज राइट आंसर, निषाद। ठीक है। गांधार ग्राम में कितनी मूर्छनाएं होती हैं? टोटल मूर्छना, मूर्छना 7 होता है। ठीक है। और प्रारंभिक मूर्छना का स्वर क्या है? निषाद होता है। ठीक है। और गांधार ग्राम जो होता है वो गंधर्व लोक, गंधर्व लोक का है, लोक का ग्राम है। इस ग्राम का इस ग्राम का प्रयोग पृथ्वी पर नहीं किया जाता है या नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अल्पत्व प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? 2 3 4 या इनमें से कोई नहीं? चलिए अल्पत्व के प्रकार बताइए। अल्पत्व के प्रकार हैं, कितने प्रकार का अल्पत्व होता है आपका, और कौन कौन सा होता है नाम भी बताइएगा। चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ए, 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है लंघन अल्पत्व, लंघन अल्पत्व, और दूसरा होता है अनाभ्यास, अनाभ्यास अल्पत्व। ठीक है। ये 2 प्रकार का अल्पत्व होता है। यहां से ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आलाप को कितने भागों में बांटा गया है? चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, 3 2 4 5। आलाप को कितने भागों में बांटा गया है आपको ये बताना है।
3 2 4 5 भाग पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 4 भागों में बांटा गया है आलाप को। कौन कौन से? पहला जो भाग है अस्थाई भाग, दूसरा अंतरा, तीसरा संचारी, और चौथा जो है आभोग। यही 4 भागों में जो है बांटा गया है। और आलाप का प्रयोग कितने स्थानों पर होता है? चलिए बताइए। आलाप का प्रयोग मुख्यतः कितने स्थानों पर, कितने स्थानों पर होता है, आपको यह बताना है। चलिए ऑप्शन आपके पास यही है। चलिए यही ऑप्शन है इस प्रश्न का, आलाप का प्रयोग मुख्यतः कितने स्थानों पर होता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 2 स्थानों पर। कौन कौन सा? पहला जो है गीत या गत के पूर्व, गीत या गत के पूर्व होता है, और दूसरा होता है गीत या गत के मध्य होता है। यही जो है 2 होता है। क्लियर? अच्छा एक चीज ये बताइए, आलाप के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? आलाप के मुख्य 3 रूप कौन कौन से 3 रूप होते हैं? पहला एक होता है आकार में, दूसरा बोल आलाप, और तीसरा जो होता है आपका नोम तोम का। यही मुख्य रूप से आलाप के 3 रूप होते हैं। एक आकार में आप आलाप करते हो, दूसरा बोल आलाप करते हो, तीसरा नोम तोम का आलाप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। परमेल प्रवेशक रागों में कितने थाटों के स्वर विद्यमान होते हैं? 3 2 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। चलिए प्रमेल प्रवेशक राग में कितने थाटों के स्वर विद्यमान होते हैं, यह आपको बताना है। चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका 2 थाटों के स्वर विद्यमान होते हैं। परमेल प्रवेशक का क्या मतलब होता है? एक मेल से दूसरे मेल में प्रवेश कराना। ठीक है, वही आपका प्रमेल प्रवेशक राग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 27। मेदनी जाति में अंग की संख्या होती है, कितनी होती है भाई? 5 4 3 6 अंगों की कितनी संख्या होती है मेदनी जाति के अंतर्गत? और यह भी आप बताइएगा कि 5 अंग किस जाति में, 4 अंग किसमें, 3 अंग किसमें, 6 अंगों का प्रयोग किसमें होता है? फटाफट बताइए। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका डी इज राइट आंसर, 6। मेदनी जाति में 6 होता है, आनंदनी जाति में 5 अंग, और दीपनी जाति में 4 अंग, और भावनी जाति में जो है कि 3 अंग, और तारावली एक और जाति होती है, तारावली जाति में जो है 2 अंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है 28। प्रबंध के कितने अंग होते हैं, आपको यह बताना है। प्रबंध के अंगों की संख्या आपको बताना है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए प्रबंध में कितने अंग हैं।
चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका प्रबंध के 6 अंग है। कौन कौन से अंग है भाई? पहला अंग कौन सा है? चलिए, प्रबंध का पहला अंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये छह अंग का नाम बताइए। देखिए, पहला अंग है स्वर, दूसरा विरुद्ध, तीसरा जो है पद, चौथा तेनक, और पांचवा जो होता है पाठ, और छठा जो होता है ताल। यही 6 अंग जो है प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध के 6 अंग स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 18 जातियों से अंश स्वर भेद के अनुसार कितनी जातियों की उत्पत्ति हो सकती है, जिसका समय प्रारंभ हो चुका है अब। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड सीमा। 120, 138, 140, 125, कितनी 18 जातियों से अंश स्वर भेद के अनुसार कितनी जातियां उत्पन्न हो सकती हैं? तो इसका राइट आंसर है 138। बी इज राइट आंसर। 138 जाति जो है उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ग्रह स्वरों की संख्या होती है, ऊपर हमने आपको बता भी दिए हैं, ग्रह स्वरों की संख्या कितनी होती है? 56, 21, 63। चलिए बताएं फटाफट। ग्रह स्वर आपको बताना है, ऊपर बताया जा चुका है आप लोगों को प्रश्न में। देखिए, इसकी जो संख्या होती है, डी इज राइट आंसर, 63। 56 जो है क्या है? अपन्यास, अपन्यास की संख्या है 56। 21 जो है न्यास की संख्या है। और ग्रह संबंध किससे रखता है? ग्रह जो है आपका, एक तो ताल के प्राण से, ताल के प्राण में एक प्राण होता है ग्रह, और दूसरा होता है जाति गायन का, जाति गायन के लक्षण है, जाति गायन के लक्षण से संबंधित है आपका ग्रह। चलिए नेक्स्ट, प्रबंध की जातियां होती हैं, कितनी जाति होती है भाई प्रबंध की? चलिए बताइए फटाफट, आप लोग जवाब दीजिए। प्रबंध की कितनी जातियां होती हैं? 31। चलिए देखिए, प्रबंध की जो है, इसका राइट आंसर है बी, 5 जातियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली मेदनी, ऊपर हम बता चुके हैं, मेदनी। दूसरी आनंदिनी, मेदनी आनंदिनी। तीसरी दीपनी, चौथी भावनी, भाविनी, और पांचवी जो है तारावली। ठीक है। मेदनी को और क्या कहा जाता है? इसको श्रुति कहते हैं, और श्रुति नीति, श्रुति नीति सेना, दीपनी को सेना भी कहते हैं, भावनी को कविता, कविता भी कहा जाता है, और तारावली को चंपू। ठीक है। कभी कभी आपको ये नाम दे देगा, मेदनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी और तारावली। मेदनी को श्रुति कहते हैं, आनंदनी को नीति, दीपनी को सेना, भावनी को कविता और तारावली को चंपू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सी ताल पखावज पर बजाई जाती है, जिसका समय प्रारंभ हो चुका है? चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि ऐसी कौन सी ताल है जो पखावज पर बजाई जाती है? धमार, तीव्रा, चार ताल, या उपरोक्त सभी? और इनकी मात्रा विभाग ये भी बताइएगा आप लोग। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका उपरोक्त सभी, डी इज राइट आंसर। धमार ताल 14 मात्रा, तीव्रा 7 मात्रा, चार ताल 12 मात्रा। विभाग कितने हैं? विभाग इसमें जो है 4। तीव्रा में विभाग 3, एक चार ताल में विभाग 6। धमार में ताली कितनी है? ताली 3, खाली कितनी है? 1। तीव्रा में ताली कितनी है? 3।
और 4 ताल में ताली कितनी है? 4, और खाली कितनी है? 2। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। ध्रुव ताल खंड जाति में मात्रा होती है कितनी? ये आपको बताना है। ध्रुव ताल खंड जाति में कितनी मात्रा होती है, और ये भी बताना है ध्रुव ताल का संकेत क्या होता है और खंड जाति का मान क्या होता है, ये दोनों बताना है। देखिए ध्रुव ताल का जो होता है ये होता है खंड जाति मतलब 5। ठीक है। चलिए बाकी आप बताइए। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका 5 + 2 + 5 + 5 = 17, अर्थात इनमें से कोई नहीं। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं है। ध्रुव ताल खंड जाति में 17 मात्रा होती है। ठीक है, जो विकल्प में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निषद क्रिया से प्रारंभ होने वाली ताल है दादरा, रूपक, उद्घट, डी, बी और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर संख्या जरूर लिखिए आप लोग। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है डी। डी इज राइट आंसर। बी और सी। दादरा ताल कितने मात्रे की? 6 मात्रा। 6 मात्रा की ताल है। विभाग कितने हैं? विभाग 2 है। ताली कितनी है? ताली 1, और खाली कितनी है? 1 है। उद्घट का अंग क्या है? 3 गुरु। ठीक है, उद्घट जो है 3 गुरु से बनता है, और मात्रा अगर देखा जाए इसका मात्रा 6 होती है। और ये भी ताल आपका उद्घट और रूपक, ये दोनों ताल निशब्द क्रिया से प्रारंभ होते। निशब्द क्रिया रूपक 7 मात्रा, विभाग 3, ताली 2, खाली। खाली का यहां पे मतलब है निशब्द क्रिया से। खाली का जो संबंध होता है वो निशब्द क्रिया से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर संख्या जरूर लिख के आप लोग जवाब दीजिए। धमार ताल का छंद रूप क्या है? चलिए बताइए धमार ताल का छंद रूप क्या है, और यह भी बताना है कि धमार ताल कितने मात्रे की ताल है। विभाग क्या है? मात्रा, विभाग, ताली, खाली। चलिए देखिए इसका राइट आंसर है डी। 5 2 3 4, मात्रा 14, विभाग 4, ताली 3, खाली 1। ठीक है, क्लियर। बसंत ताल देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बसंत ताल में खाली होती है कितनी? बसंत ताल में खाली कितनी होती है और इसकी मात्रा भी बताना है आपको। ठीक है, चलिए बताएं। बसंत ताल में खाली, अब इसका मात्रा बताइए, ताली बताइए, खाली तो बता रहे हैं, विभाग और प्रत्येक विभाग में मात्रा। प्रत्येक विभाग में मात्रा कितनी कितनी है? चलिए देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो है 3। मात्रा 9, ताली 6, विभाग 9, प्रत्येक विभाग में 1 मात्रा होती है। ठीक है, 3 खाली होती है। बसंत ताल 9 मात्रा की ताल, ताली 6, खाली 3, विभाग 9, प्रत्येक विभाग में 1 मात्रा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 37। शारंग देव ने देसी ताल कहे हैं। कितने देसी ताल कहे हैं भाई, ये आपको बताना है। 100, 120, 125, 115। चलिए देसी ताल आपको बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऊपर ये भी बता चुका हूं, बी इज राइट आंसर 120। और ये किस संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में है? संगीत रत्नाकर के 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय में जो है 120 देसी ताल, 120 देसी ताल। 5वें अध्याय का क्या नाम है भाई? संगीत रत्नाकर के 5वें अध्याय का नाम तालाध्याय है।
ठीक है। और इस अध्याय में, 5वें अध्याय में 5 मार्गी ताल कहे हैं, 5 मार्गी ताल। इस तरीके से कुल तालों की संख्या कितनी हो जाती है रत्नाकर में? कुल ताल 125, कुल 125 ताल। नेक्स्ट 38, निम्न में से गमक के निम्न में से आपको गमक बताना है, कौन सा गमक है? ठीक है, त्रिस्थान, आंदोलित, प्लावित, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट बताइए 38। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका एक से अधिक। ठीक है, डी में एक से अधिक। आंदोलित और प्लावित ये दोनों गमक हैं, त्रिस्थान कोई गमक नहीं है। ठीक है, आंदोलित गमक कब होता है? जब एक मात्रा काल के वेग से कंपन हो, वो तो आंदोलित। और प्लावित क्या है? 3/4 मात्रा काल के वेग से कंपन हो तो वो आपका क्या कह रहा था? प्लावित। संगीत रत्नाकर में गमक की संख्या कितनी है? संगीत रत्नाकर में गमक कितने बताए गए? 15 गमक का उल्लेख मिलता है संगीत रत्नाकर में। ठीक है, नेक्स्ट 39, क्वेश्चन नंबर 39। किसी तार की लंबाई कम करने से तारता क्या होती? घटेगी, बढ़ेगी, एक समान रहेगी, कभी घटेगी और कभी बढ़ेगी। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए भाई, कि यदि जो है तार की लंबाई जो है कि कम कर दी जाए तो तारता क्या हो जाएगा भाई? आपको हमने बताया था तारता का सिद्धांत में, यदि तार की लंबाई कम कर दी जाए तो बढ़ेगी, तारता उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो एक तार ये है, ठीक है, लंबा है, और एक तार आपने ये छोटा सा ले लिया, तो ठीक है, तो इसकी तारता इसकी अपेक्षा ये बढ़ जाएगी, इसमें जो होगा क्या होगा? तारता बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। और तारता जब बढ़ेगी तो ध्वनि क्या होगा? ध्वनि तेज होगी। ठीक है, ध्वनि तेज होगी। नेक्स्ट देखिए, कला समाज का दर्पण है, कथन है, कारण है किसी भी स्थान में कला को परखने से उनका समाज से सीधा संबंध दिखता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, ए और आर दोनों गलत, डी है ए और आर दोनों सही। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे आपको दिख नहीं रहा है, वो दोनों सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ये आपका डी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ए और आर दोनों सही हैं। जरा इस क्वेश्चन को जो है कि आप लोग थोड़ा मैं और जूम कम कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, दिखा? ये देखिए कथन क्या है? कथन कह रहा है कि कला समाज का दर्पण है। आर्ट जो होता है वो किसका दर्पण होता है? समाज का दर्पण होता है। और कारण क्या कह रहा है? किसी भी स्थान में कला को समझने से उनका समाज पर सीधा संबंध दिखता है। तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नृत्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? 41, समय प्रारंभ होता है अब। आपको बताना है नृत्य में कितने तत्वों का समावेश किया जाता है। 5, 6, 7, 8, चलिए बोलिए कितने तत्वों का समावेश होता है भाई? देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 7। 7 तत्वों का समावेश जो है किया जाता है। कौन कौन सा? पहला तत्व है वेशभूषा, पहला वेशभूषा। दूसरा तत्व है मुद्रा,
तीसरा तत्व है कथानक, चौथा तत्व है गतिचाल, पांचवा जो है अंगार, और छठा जो है करण करण, और सातवां जो है मालपाठ। यही सात जो है नृत्य में इन्हीं सात तत्वों का जो है समावेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। नाट्य में को अनिवार्य किसको अनिवार्य उपरंजक माना गया है? नाट्य में ताल को, वाद्य को, गीत को, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा जो अनिवार्य उपरंजक के रूप में जो है नाट्य में माना जाता है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए, इसका प्रश्न, इसका राइट आंसर है वो है आपका गीत। गीत को जो है अनिवार्य उपरंजक के रूप में नाट्य में माना जाता है, ठीक है, अनिवार्य रूप में। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 43। श्रृंगार रस का संबंध किस राग से है? चलिए आपको यहां पे चार राग दिए गए, तीन राग दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना कि श्रृंगार रस का संबंध किससे होता है, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। श्रृंगार रस का आपको बताना है। चलिए देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। क्या है? डी। इन सभी, इन तीनों में जो है आपका श्रृंगार रस का संबंध जो है होता है, ठीक है। चलिए जरा इनके थाट बता दीजिए। राग पहाड़ी किस थाट का होता है भाई? ये भी आपका बिलावल का होता है, बिलावल। रागेश्वरी और झंझोटी ये किस थाट के राग हैं? चलिए बताइए फटाफट आप लोग बताइए। झंझोटी और रागेश्वरी जो है किस थाट का राग है? चलिए रागेश्वरी जो है आपका ये खमास थाट का राग है। चलिए इसका वादी, जो रागेश्वरी का वादी स्वर क्या है? और वादी स्वर और संवादी, वादी जो कि गांधार होता है और संवादी क्या होता है? निषाद होता है, ठीक है। और इसकी जाति क्या है? जाति औड़ो साड़ो, औड़ो औड़ो साड़ो। आरोह में वर्जित स्वर कौन सा है भाई? अवरोह में रेप वर्जित होता है, और अवरोह में जो है कि केवल पंचम स्वर वर्जित होता है रागेश्वरी के, ठीक है। अच्छा पहाड़ी का वादी संवादी भी बता दीजिए भाई। पहाड़ी का जो वादी संवादी है इस राग का, वादी, सड़ज और संवादी जो है पंचम हो जाता है, और इस राग की जाति जो है संपूर्ण हो जाती है, ठीक है। जरा झंझोटी आप लोग बताएंगे। झंझोटी, झंझोटी किस राग, किस थाट का राग है ये बताइए। झंझोटी बताइए भाई फटाफट आप लोग। बोलिए झंझोटी जो है किस थाट का राग है? अच्छा भैरव का है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। खमाज का है, एक खमाज एक भैरव, और कोई बताएगा? और बोलिए भाई। और बताइए। देखिए जिन्होंने खमाज बताया है बिल्कुल सही है,
ये जो है कि खमास थाट का राग है, ठीक है, खमास थाट किसका है? खमास थाट का राग है, ठीक है, झंझोटी। नेक्स्ट 44, वीर रस से संबंधित है कौन सा इसमें से? वीर, शंकरा, पखावज, नगाड़े, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए इसमें से कौन सा जो है आपका वीर रस से संबंधित है, आपको ये बताना है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग। बोलिए भाई। डी। चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका एक से अधिक, डी। ये सभी जो है आपका किससे संबंधित है? वीर रस से, ठीक है, वीर रस से तीनों। अब इसमें ये देखिए जो पखावज और नगाड़े हैं ये आपके क्या हैं? ये अवनद वाद्य है, अवनद वाद्य है। और शंकरा क्या है? शंकरा एक राग है, राग है जो बिलावल थाट से संबंधित है, बिलावल थाट का, थाट का है। और कोई बताएगा और कुछ शंकरा के बारे में पता है? चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देबू चौधरी जो है कौन सा वाद्य बजाते थे, आपको ये बताना है। देबू चौधरी जी जो है कौन सा वाद्य बजाते थे? चलिए देबू चौधरी कौन सा वाद्य बजाते थे भाई? वेरी गुड अमित। शंकरा जो है बिलावल थाट का है, पैसा वादी संवादी है, औड़ो साड़ो जाती है और रात का तृतीय प्रहर में ये जो है गाए जाने वाला राग है। चलिए देबू चौधरी कौन सा वाद्य बजाते थे? देबू चौधरी जो है सितार बजाते थे, ठीक है। और ये दोनों आपका क्या है? तत्वर्ग का वाद्य है, तत्वर्ग का वाद्य है। तबला जो है अवनद वर्ग का है, अवनद वर्ग का वाद्य है, ठीक है। तत् और अवनद वर्ग का ये जो है वाद्य है, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न 46, नाल किस वर्ग का वाद्य है जिसका समय प्रारंभ होता है अब? आपको दिए घन, सुशीर, अवनद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। राइट, सेनिया घराना। देबू चौधरी का जो घराना था वो सेनिया घराना था, ठीक है। तो अभी इसीलिए हम कलाकारों पर बात करेंगे, एक अलग से पूरा हम लेके आएंगे, ठीक है। नाल जो है आपका वो क्या है? अवनद वर्ग का वाद्य है, ठीक है। और नाल किस प्रकार का वाद्य है? यह द्विमुखी वाद्य है, यह क्या है? द्विमुखी वाद्य है, ठीक है। और घन वाद्यों को आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न होती है, आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और सुशीरवाद फूंक के माध्यम से, फूंक के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। अवनद वाद्य जो होता है वो हाथ से, हाथ, लकड़ी इत्यादि से आघात करके, आघात करके बजाया जाता है,
ठीक है। 47, नाद स्वरम में जो है कितने छिद्र होते हैं आपको ये बताना है। नाद स्वरम में छिद्रों की संख्या कितनी होती है? चलिए, नाद स्वरम आपने सुना होगा, नाद स्वरम, नाग स्वरम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, नाद स्वरम में टोटल जो छिद्रों की संख्या होती है वो 12 होता है, ठीक है। लेकिन नाद स्वरम जो है यह सुशीर वर्ग का वाद्य है। किस वर्ग का? पहले नोट कर लीजिए, सुशीर वर्ग का वाद्य है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें इसमें 5 छिद्रों को, 5 छिद्रों को रुई से ढका जाता है और शेष 7 छिद्रों से 7 छिद्रों से 7 स्वरों को निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट किसी को? 12 छिद्र होते हैं, 5 छिद्र को जो है कि रुई से ढक दिया जाता है और से 7 छिद्रों से 7 स्वरों को उत्पन्न किया जाता है। और यह जो है कि किससे बजाया जाता है? फूंक के माध्यम से। इसका वादन फूंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है, फूंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 48, एडक्का किस वर्ग का वाद्य है? आपको बताना है एडक्का जो है किस वर्ग का वाद्य है। चलिए, एडक्का देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, अवनद वर्ग का वाद्य है एडक्का। जो एडक्का है आपका, एडक्का यह वाद्य कहां का है? यह केरल का पारंपरिक ढोल है, पारंपरिक ढोल है ये। और यह किस लकड़ी का बनता है? यह चंदन और कटहल, चंदन और कटहल की लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। चंदन और कटहल की लकड़ी से इसका निर्मित होता है। नेक्स्ट 49, जल तरंग में प्रयोग किए गए कटोरे किसके बने होते हैं? चलिए, आपको यह बताना है जल तरंग में जो कटोरा होता है उसका किसका बना? चीनी मिट्टी, धातु के, सीसा के, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बोलिए। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। चलिए, अब पूरा दिख रहा होगा विकल्प आप लोगों को। जो जल तरंग में जो प्रयोग किया जाता है वो चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है कटोरा। किसका? चीनी मिट्टी का। और जल तरंग में कटोरों की संख्या कितनी होती है? कटोरों की संख्या कितनी होती है भाई? इसमें जो होती है 16 कटोरे होते हैं। और इसका जो साहित्यिक अर्थ है, जल तरंग का साहित्यिक अर्थ ऐसे लिखिए।
जल तरंग का साहित्यिक अर्थ होता है पानी की लहर। और जो बाएं तरफ कटोरा होता है और ये अर्धगोलाकार कटोरे का प्रयोग होता है। ठीक है। और इसमें जो होता है, इसमें बाएं तरफ जो होता है, नहीं मेटल का नहीं होता है, ज्यादातर जो प्रयोग होता है वो चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। देखें शीशा का लोग बजाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो आपका प्रयोग होता है, जो पहले जो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे। लोग जो है कि ग्लास में भी लेके बैठ जाए तो क्या करोगे? ठीक है। लेकिन जो ध्वनि आपके चीनी मिट्टी में प्राप्त होती है अमित, वो आपका धातु में नहीं, जो है कि आपका शीशे के में नहीं प्राप्त होगा, तो वो उसकी ध्वनि अलग होती है। ठीक है। और जो बाएं तरफ का होता है वो मंत्र सप्तक में मिला जाता है, उसके धातु जो कटोरा होता है वो बड़े आकार का होता है, और जो दाएं तरफ होता है वो छोटे आकार की कटोरियां होती हैं और वो मध्य और तार सप्तक में मिलाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो, अब जैसे आपका जो ये कटोरा होता है इस तरीके से होता है, मैं आपको अर्धचंद्राकार ऐसे ये बना होता है। तो जो ये आपका ये बाएं तरफ इधर वाला जो होता है, ये बीच का पार्ट हो गया। इधर जो है कि दाएं तरफ का है, ये आपका किस में मिला जाता है? मध्य और तार सप्तक में। ठीक है, तार सप्तक के स्वरों में। और ये बाएं तरफ का कटोरा है, बाएं तरफ का, ये आपका मंद्र सप्तक में, मंद्र सप्तक के स्वरों में मिला जाता है। इधर का कटोरा जो होता है, जो ये कटोरा होता है, ये बड़ा होता है, और इधर जो होता है वो आपका छोटा होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और आज का आखिरी प्रश्न है, संगीतकारों ने 24 घंटों को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 8 या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? चलिए यही आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। चलिए बताइए। हाँ, शीशे का भी होता है भाई। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ये आपका, इसका राइट आंसर है डी, 8 भागों में बांटा गया। कैसे? अब 24 घंटों के कितने प्रहर में बांटा गया? अगर प्रहर की बात करें, 2 प्रहर में, एक पूर्वांग एक उत्तरांग। और एक प्रहर कितने भाग में? एक प्रहर आपका 4 भाग में। और 2 प्रहर कितने भागों में? ये दोनों प्रहर आपका 8 भाग में हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रहर आपका 8 भागों में, 12-12 घंटे में जो है डिवाइड किया गया है। और प्रत्येक को जो है 3 कैसे होगा? 8 भाग होगा ना भाई, 3 भाग कैसे? एक प्रहर में 4, एक प्रहर में 4। और उसका जो समय काल होता है, 4 प्रहर है, इसमें घंटे कितने होते हैं भाई? एक भाग कितने घंटे का होता है? एक भाग आपका 3 घंटे का होता है। तो 8 भाग कितने घंटे का होगा? 3 गुणे 8, 24 घंटे। जो आप दिन का प्रथम प्रहर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पढ़ते हो, वो 3 घंटे का होता है। रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्रि का तृतीय, रात्रि का चतुर्थ, ये जो है कि आपका कितने प्रहर का? 3 घंटे का एक भाग होता है। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट? तो ये रहा आज का जो सारे टॉपिक से मिलाकर जो क्वेश्चन थे, टोटल 50 क्वेश्चन। हाँ, आवाज पतला
करने के लिए पानी मिलाया जाता है, उसमें मेन तो पानी होता है। लेकिन जो आपका चीनी मिट्टी का, अगर देखो जब इस तरीके की बात आए किसका बना हुआ होता है, तो हम ग्रंथों के हिसाब से देंगे, ठीक है, ग्रंथों के हिसाब से। ग्रंथों में जो है कि आपको पहले चीनी मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है। आप उसका प्रयोग पीतल धातु का भी ले लिए, शीशे का भी ले लिए, लेकिन उसे आप नहीं लगाओगे। आप जब भी लगाओगे वो मिट्टी का ही, चीनी मिट्टी का ही लगाओगे राइट में, ठीक है। क्योंकि चीनी मिट्टी का प्रयोग, अब चीनी मिट्टी का इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है कि उसको ले जाने में टूटने का जो है कि डर ज्यादा रहता है, इसलिए उसका प्रयोग कम किया जाता है। लेकिन अधिकतर जो आपको चीनी मिट्टी में जो चीजें मिल जाती हैं वो आपके धातु और कांच के कटोरे में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको ये 50 प्रश्न कैसे लगे आप लोगों को, इस पर जरूर अपने विचार दीजिएगा। आप लोग अपने विचार जरूर दीजिएगा। ये पूरे जो है कि आपके 50 प्रश्न यहां पे खत्म हो गए, ठीक है। देखिए टेस्ट जो होगा आपका अल्टरनेट डे पे ही होगा। अभी कल नहीं हुआ था तो आज तो होना ही था ना, आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि जब भी होगा, अगर आज हुआ कल नहीं होगा। कल कौन सा दिन है, कल फ्राइडे है कि कौन सा दिन है भाई, कल डे देखना पड़ेगा। कल होगा, कल और परसों ये 2 दिन होगा आपका लगातार, इधर 3 दिन लगातार आपका टेस्ट चलेगा। कल भी होगा, परसों भी होगा, ठीक है। अभी हम जो टेस्ट लेके आएंगे वो कंटिन्यू आपके समूचा पूरा मिला के हम लेके आएंगे, ठीक है। पूरे टॉपिक को लेके आएंगे अलग अलग, और 50 क्वेश्चन ही लेके आएंगे हम अभी इधर, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो कम से कम आप लोग एक बार 8 बजे तो एप्लीकेशन खोल के देख, मैसेज भी जाता होगा आप लोगों को भाई, एप्लीकेशन पे आप लोगों को मैसेज भी जाता है, क्योंकि मैसेज शेड्यूल किया जाता है। तो जैसे ही करते वो सब पे जो है मैसेज चला जाता है। तो जैसे ही मैसेज जाए आप लोग मैसेज तो देख लिया करिए। सुबह ही होगा आपका 8:30 बजे से भी, 8:30 या 8, यही 2 टाइम रखा जाएगा टेस्ट का, ठीक है। आप लोग चेक करिए, सब पे मैसेज जाता है, 1-2 पे नहीं जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप लोग ओपन करके देख लिया करिए 8, 8:15 बजे, तो इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए, तो आज का मॉक टेस्ट जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल वही 8 से 8:30 के मध्य में हम मॉक टेस्ट लेके उपस्थित होंगे। आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।